हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम। मैं हूं गीतांजलि और आज हम बात करने जा रहे हैं नीट के बारे में, यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है। और हर साल इस एग्जाम को क्लियर करने का सपना लेकर लाखों स्टूडेंट्स अपेयर होते हैं। लेकिन मेडिकल में सीट्स तो सिर्फ कुछ लिमिटेड ही हैं, यानी कंपटीशन बहुत टफ है, और सिर्फ टफ ही नहीं, ब्रूटल है। और इसी प्रेशर के बीच हजारों स्टूडेंट्स एक और बड़ा डिसीजन लेते हैं, यानी ड्रॉप ईयर का डिसीजन। तो क्या ये एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है या एक रिस्की गैम्बल है? आज हम इसी क्रूशियल टॉपिक पर बात करेंगे और जानेंगे स्ट्रैटेजी, माइंडसेट और मिस्टेक्स के बारे में। सो जॉइनिंग अस टुडे आर एक्सपर्ट्स फ्रॉम फिजिक्स वाला, एन इंडियन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी यानी एडटेक कंपनी, जो देश भर के एस्पिरेंट्स के साथ ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं। सो लेट्स वेलकम मिस्टर मनीष राज, फिजिक्स फैकल्टी, जिन्हें 13 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है। इन्हीं के साथ हमारे साथ मौजूद हैं मिस समाप्ति, जो कि जूलॉजी फैकल्टी हैं और इन्हें 10 साल से ज्यादा का डेडिकेटेड नीट मेंटरिंग एक्सपीरियंस है। साथ ही मिस्टर पंकज सिजीरिया हैं हमारे साथ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फैकल्टी से, जिन्हें 17 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है। और इनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर विपिन शर्मा, बॉटनी फैकल्टी, इन्हें 10 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है, नीट पे आए उससे पहले मुझे पता चला है कि आप सभी को, आपके जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग नामों से जानते हैं। तो शुरुआत करते हैं, कौन बताएगा? आप। हाँ जी मैम। हाँ। मुझे रिजल्ट मशीन बोलते हैं। रिजल्ट मशीन इसलिए बोलते हैं क्योंकि पिछले 6-7 सालों से ऑनलाइन में हमने हर साल हजारों सिलेक्शन दिए। और MR, मेरा नाम है MR, अच्छा, मनीष राज। और MR फॉर रिजल्ट, R फॉर रिजल्ट, M फॉर रिजल्ट मशीन। तो ये तो रिजल्ट मशीन हुए। आप क्या हुए पंकज? मेरा तो पोपू मामा नाम इन्होंने रखा बच्चों से। पोपू मामा इन्होंने नाम रखा था। कुछ EMF में ये कुछ पढ़ाते हैं, अच्छा। तो वहाँ पे एक फनी स्टोरी की तरफ से कनेक्ट करते हैं। और पोपू मामा और कोयल मामी की कहानी है, तो वही कहानी बताते, तो उन्होंने मेरे से कनेक्ट करके समझाना चालू किया। ऑनलाइन में एक्चुअल में ऑनलाइन में क्या होता है कि आपको टीचिंग के साथ साथ बच्चों से कनेक्ट करना होता है, जो लाखों किलोमीटर, हजारों किलोमीटर दूर बैठे हैं। राइट। हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए बच्चों से कनेक्ट करने के लिए आपको इंटरेक्ट करना पड़ता है, कुछ फनी चीज़ों से उनको रिलेट करके पढ़ाना पड़ता है। तो कई मतलब बाकी टीचरों का कैरेक्टर में यूज़ करते हो अपने टीचिंग में। और ऑनलाइन में बहुत जरूरी भी है ये चीज़। अगर आप लगातार से पढ़ाते ही रहेंगे तो बच्चे बोर हो जाते हैं। राइट। तो उनको ऐसे कनेक्ट करके पढ़ाना, तो इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए बहुत बिल्कुल, जरूरी है। जी। राइट। सो मूविंग ऑन टू यू। एक्चुअली मेरा नाम बाद में बच्चों ने रखा है, पहले मैंने बच्चों का नाम रखा था। अच्छा। या तो मैं बच्चों को सपोला बुलाती हूँ। एक्चुअली बच्चे, हम बोलते हैं बेटा आपको जो डाउट्स है, जितने क्वेश्चंस है आप पूछ सकते हो, लेकिन कभी कभार बच्चे इतने खतरनाक और जहरीले सवाल पूछते हैं, तो जहर से मैंने रिलेट किया, यार इनमें बड़ा जहर है, तो इनका नाम सपोला रख देती हूँ। तो उन्होंने कहा मैम क्यों पीछे रहे, तो हम मैम को सपोला क्वीन बोल देते हैं। ओह वाओ, सो वी हैव अ सपोला क्वीन विद अस टुडे। और आप? मैम मुझे जारविस आर्मी का लीडर बोलते हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स को जारविस बोलता हूँ बिकॉज आई एम लाइक वेरी फॉन्ड ऑफ मार्वल कैरेक्टर्स। तो बीइंग एन आयरन मैन फैन, तो उनका एक AI काउंटर पार्ट था विच इज कॉल्ड जारविस। तो जस्ट लाइक माई स्टूडेंट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर मी, आई एम इम्पॉर्टेंट फॉर देम। तो एक बॉन्ड बनाने के लिए आई कॉल्ड माई स्टूडेंट्स जारविस आर्मी। तो उन्होंने ऐसा लीडर बोल के मेरे को रिप्रेजेंट किया, तो अब वैसा चलता आ रहा है काफ़ी सालों से। अरे वाह, वैसे तो कायदे से आप सभी लीडर्स हैं, क्योंकि नीट की प्रिपरेशंस करा रहे हैं, कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। तो सबसे पहले जो है बेसिक से शुरुआत करते हैं। मैं जानना चाहूँगी कि नीट एग्ज़ाम, अब बदलता दौर है, बदलते वक्त के साथ नीट एग्ज़ाम में आपने कैसे ट्रेंड को इवॉल्व होते देखा है, और क्या आप लोग ये मानते हैं कि आजकल ये ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो गया है? अनप्रिडिक्टेबल तो नहीं हुआ है, जैसा पैटर्न है वैसा, जैसा सिलेबस है, एग्ज़ाम वैसा ही आ रहा है। अच्छा। एग्ज़ाम में 10 से 20% पोर्शन को अनप्रिडिक्टेबल बनाने से बच्चों का जो परफॉर्मेंस होता है, जो पढ़ने का तरीका होता है, वो चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन 85% पोर्शन कराता है, एंड दैट 85% रिमेन सेम विद इन द ईयर। ऑलराइट। पहले कई साल पहले की अगर हम बात करें, 15-20 साल पहले, तो सिलेबस भी थोड़ा सा डिफरेंट होता था। अभी विद टाइम सिलेबस भी थोड़ा सा इवॉल्व हुआ है। और ऑफ कोर्स हम एक नेशनल लेवल पे एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं जो डॉक्टर्स बनाएंगे आगे जाके, तो थोड़ा बहुत पोर्शन ऐसा रहना चाहिए
जो थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल रहे, लेकिन जैसे कि सर ने बोला एग्जैक्टली उसका ये मतलब नहीं है कि हम जो पढ़ा रहे हैं उस पैटर्न से बिल्कुल शिफ्ट हो जाएं। क्योंकि पढ़ाई के बेसिक्स शायद वही हैं लेकिन Right. थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल हो गया। तो इस अनप्रिडिक्टेबिलिटी जो है उसके लिए स्टूडेंट्स को कैसे प्रिपेयर रहना चाहिए? मैम क्लासेस में हम लोग उस तरीके की तैयारी करवाते हैं, है अच्छा। ना। जैसे हमारा एक बैच चलता है यकीन 2.0, उसमें सभी लोग हम लोग पढ़ा रहे होते हैं। तो उन बैचेस में क्या रहता है, हमारा जो करिकुलम है वो इस तरीके से हम डिजाइन करते हैं कि एनसीईआरटी पूरी कवर हो, क्योंकि नीट है, नीट पूरा एनसीईआरटी लेवल के हिसाब से पेपर बनाता है, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे बायोलॉजी का हो। और उसमें क्या करता है, एक दो क्वेश्चंस कुछ ट्विस्ट करके ऐसे घुमा फिरा के करते हैं, तो वो हम सब लोग क्लासेस में वैसे क्वेश्चंस करवाते हैं। तो इससे बच्चों को पता चल जाता है कि क्या आने वाला है, क्योंकि एक्सपीरियंस भी एक चीज होती है। बिल्कुल। हमें पता रहता है कि किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, जो बच्चा नहीं सोच पाता है टीचर सोच सकता है। यकीन 2.0 में जब टेस्ट होते हैं तो इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि कुछ पेपर बहुत इजी है, कुछ पेपर बहुत टफ है, किसी एक पर्टिकुलर पेपर में फिजिक्स टफ कर दिया, किसी पर्टिकुलर पेपर में बायो टफ कर दिया। तो इस तरीके के हम पेपर्स डिज़ाइन करते हैं थ्रू आउट द ईयर। लेकिन नीट की प्रिपरेशन के टाइम हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ड्रॉप ईयर लेते हैं, जो कि उनके लिए एक बहुत ही बड़ा डिसीजन होता है उनकी लाइफ का। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या ड्रॉप ईयर लेने के आपके हिसाब से कुछ एडवांटेजेस हैं और ऐसे कौन से रिस्क्स हैं ड्रॉप ईयर से रिलेटेड जिनका ध्यान रखना चाहिए बच्चों को? मैम प्रॉज एंड कॉन्स तो हर चीज़ के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेकिंग अ ड्रॉप ईयर इज अ रिस्क फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर नॉट डिसिप्लिन्ड, क्योंकि ये एक साल है जहाँ पे आपको 2 साल का काम एक साल के अंदर कंसोलिडेटेड फॉर्मेट में करना पड़ता है। बिकॉज जब भी हम नीट का करिकुलाई की अगर हम बात करें तो इट कंटेन सिलेबस ऑफ 11th एंड 12th क्लास। अगर ड्रॉप ईयर में बच्चा है तो ही नीड टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, विच इज़ एन एब्सोल्यूट बेसिक थिंग। लेकिन अगर वो इस एक साल में अपने डिसिप्लिन को कायम नहीं रख पाया या अपने संयम को अगर वो खो बैठा, तो उसके पास ही डू नॉट अफोर्ड टू लूज इवन अ सिंगल डे। तो उसको बहुत निरंतर काम करना पड़ता है। तो इसके लिए जो दृढ़ निश्चय है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को यही सलाह देता हूँ, भाई ड्रॉप मारना है तो यू नीड टू बी वेरी कॉग्निटिव विद योर थॉट्स। एटलीस्ट आपको सोच समझ के घुसना चाहिए, बिकॉज वो जील होगी तभी आप अपने आप को कैरी कर पाओगे। इफ़ यू नॉट हैव अ स्ट्रॉन्ग वाई, यू वोंट बी एबल टू सस्टेन इन दिस फील्ड। सो दैट वाई इज इंपॉर्टेंट। तो मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ मैम कि फर्स्ट ड्रॉप जो आप लेते हो, अगर आपके थोड़े कम भी नंबर आए हैं तो आप ले सकते हो, क्योंकि आपके पास अभी फर्स्ट ड्रॉप ही आपने लिया है। बट अगर आप सेकेंड और थर्ड ड्रॉप के बारे में सोचते हो, स्पेशली अगर आप थर्ड ड्रॉप के बारे में सोचते हो, तो मुझे लगता है सर ने जो कहा बिल्कुल सही है। अगर आप कट ऑफ के बहुत पीछे हो और आप 2 साल ऑलरेडी दे चुके हो, तो आई थिंक आपको फिर थोड़ा सा एनालाइज करना चाहिए कि अब मैं तीसरा ड्रॉप लूँ या नहीं लूँ। लेकिन अगर फर्स्ट ड्रॉप और सेकेंड ड्रॉप आपने लिया है और फर्स्ट ड्रॉप अगर आप ले रहे हो, आपके नंबर कट ऑफ से बहुत थोड़े कम भी आए हैं, तो आई थिंक थोड़ा सा रिस्क बच्चा ले सकता है और 1 साल में आई थिंक तैयारी कर सकता है। बच्चे ये सोचते हैं कि मुझे अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है डॉक्टर बन के, right. और सोसाइटी में उनके बारे में एक इमेज बन जाता है कि बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं तो डॉक्टर बन जाएंगे या डॉक्टर बन चुके हैं। जब बच्चा 2 साल 3 साल तैयारी कर लेता है तो उसका सोसाइटी में इमेज बन चुका होता है कि डॉक्टर ही बनेगा। तो इस चक्कर में बच्चे ज़्यादातर ड्रॉप लेते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा बच्चों को कि आप पहले सेल्फ एनालिसिस करिए कि आप कितने कैपेबल हैं, कितना आप सीख पा रहे हैं, कट ऑफ से कितना दूर है, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, एग्जामिनेशन में कंपटीशन कितना है। इस सभी चीज़ों को आकलन करके ही ड्रॉप लेना चाहिए। सोसाइटी में कूल बनने के लिए ड्रॉप नहीं लेना है। और पेरेंट्स को प्राउड फील कराने के हज़ारों और तरीके हैं। जैसे हम प्रेशर की बात कर रहे थे, सोसाइटी का बहुत प्रेशर होता है, फैमिली का बहुत प्रेशर होता है, तो ये जो इतना प्रेशर मिलजुल के आता है बच्चे पे, क्या आपको लगता है कि वो बच्चे की परफॉर्मेंस को जो है इफेक्ट करता है? कई बार ये चीज़ें पॉजिटिव भी होती है। बहुत बच्चा अगर पॉजिटिव तरीके से इसको ले कि मुझे करना ही है, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे करके दिखाना है, तो इसको मोटिवेशन की तरह भी बच्चा लेता है। लेकिन कई बार बच्चे जो शायद इस प्रेशर को झेल नहीं पाते, घबरा जाते हैं। और पूरे जर्नी में जब हम पढ़ाते हैं ना, पूरे 2 साल की जर्नी में हम बच्चों को यही सिखाते हैं कि टाइम कैसे मैनेज करना है, आपको कंपटीशन है तो प्रेशर कैसे झेलना है, आपको अपनी एफिशिएंसी कैसे बढ़ानी है। और शायद ये चीज़ें सिर्फ नीट निकालने के लिए नहीं, लाइफ जीने के लिए भी ज़रूरी है। बिल्कुल। तो क्या सिखाते हैं आप उन्हें, कैसे ये प्रेशर मैनेज करना है? प्रेशर मैनेज कैसे करना है, मतलब आप अपने जब पढ़ाई का शेड्यूल बनाते हो तो आप कहाँ लैग कर रहे हो, उस लैग पर वर्क करो कि आपने अगर 10 में से 5 चीज़ें करी है तो शायद आपने आज मेहनत करी है तभी 5 चीज़ें करी है, तो उस 5 ना करने पे फोकस मत करो। जो 5 आपने अचीव किया उसके लिए अपना पीठ थपथपाओ। इसमें थोड़ा सा अगर पेरेंट्स का सपोर्ट रहे, तो पेरेंट्स से भी हम बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि पेरेंट्स का थोड़ा सा एडिशनल सपोर्ट रहता है तो बच्चा एक कदम आगे ही रहता है और बेटर परफॉर्म कर पाता है। राइट। तो अब जैसे हमने बात की ड्रॉप ईयर, अब कोई बच्चा ड्रॉप ईयर ले रहा है तो उसमें 100% उसको भी परफॉर्म करना चाहिए। दैट इज़ व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ हिम, और शायद वो बच्चा भी खुद से यही एक्सपेक्ट करता है। लेकिन उनको किन किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, उनको अपना लाइफस्टाइल किस तरह से मेंटेन करना चाहिए, क्या एक रूटीन बनाना चाहिए ताकि वो 100% अपना दे पाएँ? मैम वैसे हर बच्चे का पढ़ने का रूटीन जो है वो अलग होता है, लेकिन अब वो ड्रॉप ईयर में आएगा। जैसे हमारा जो बैच है यकीनी 2.0,
तो उसमें हमारी लाइव क्लासेस होती हैं, लेकिन एक दिन में 3 क्लासेस होती हैं और 2-2 घंटे की अप्रॉक्सीमेटली क्लासेस होती हैं। बच्चा चाहे तो लाइव देख सकता है, और सबसे अच्छी बात ये है जो हमें ड्रॉपर से भी ये फीडबैक मिलता है कि अपना टाइम सेव करने के लिए वो रिकॉर्डेड फॉर्म में वो लेक्चर्स देखते हैं। तो हमारे रिकॉर्डेड फॉर्म में भी बैच में लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं, तो अपनी स्पीड पे, अपने पेस पे लेक्चर्स देख सकता है। हो सकता है पिछले साल उसने कुछ चैप्टर्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया हो, उससे उतना नहीं देखना तो उसको स्किप भी कर सकता है। तो अपने पेस पे, अपनी तरीके से वो पढ़ाई को कर सकता है। और हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि इधर उधर भटकने से अच्छा है कि वो बैच में ही अगर कंसिस्टेंटली, एंड टू मेंटेन कंसिस्टेंसी इज एक्चुअली वेरी टफ, बट अगर वो डे 1 से बैच में आता है और वो ये सोच लेता है कि मैंने इस बार ड्रॉप लिया है तो मेरे को भाई इस बार क्लियर करना ही करना है, तो आई थिंक वो बैच के अंदर ही उसको इतनी सफिशिएंट चीजें मिल रही होती है। यहाँ पे बैठे सारे टीचर्स इससे अग्री करेंगे मैम कि हम बैच में उनको इतनी सारी चीजें देते हैं। लेक्चर्स है उनके पास, डीपीपीज है, डेली प्रैक्टिस शीट होती है उनके पास, फोर्टनाइटली टेस्ट होते हैं, फुल टर्म टेस्ट होते हैं, शॉर्ट टर्म टेस्ट होते हैं। बैच में एक हमने इस साल से कट्टर प्रैक्टिस शीट भी बच्चों को प्रोवाइड करना स्टार्ट किया था, विच हैड लाइक कट्टर प्रैक्टिस शीट, उसमें थोड़े हायर लेवल के क्वेश्चन होते हैं जो अपन बात कर रहे थे ना 10-15% वाला। So we are preparing students for all kind of examination, कैसा भी आए, टफ आए, लेंदी आए, इजी आए, तो हर तरीके के एग्जाम के लिए बच्चा प्रिपेयर्ड रहे। दिस इज द एग्जैक्ट रूटीन, उसको बस पढ़ना है, एंड पढ़ना एक्चुअल में टफ है। कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन करना ही तो सबसे मुश्किल चीज़ है, तो उसके लिए आप लोग क्या सलाह देते हैं? उसके लिए मैं स्टूडेंट्स को स्पेसिफिकली बोलता हूँ दैट यू नीड टू स्टार्ट स्मॉल एंड यू नीड टू विन बिग, बिकॉज अगर हमारे टारगेट्स बहुत ही अनरियलिस्टिक होते हैं देन वी विल अल्टीमेटली फॉल बैक। बट इफ आई विल हैव अ ग्रेजुअल इंक्रीमेंट इन एवरीथिंग, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम रीडिंग 4 hours a day एंड एक वीक में मैं 5 घंटा पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, 6 घंटा पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, देन दैट विल बिल्ड डिसिप्लिन एंड वो रिगरस रिजल्ट मुझे मिलेंगे। वो शायद थोड़े डिलेड मिलेंगे, 1 महीने बाद मिलेंगे, लेकिन 1 महीने बाद जब मेरा रूटीन, मेरी हैबिट उस प्रकार की हो जाएगी, मुझे लगता है हैबिट बिल्डिंग इज द कोर थिंग हियर। जब आपकी आदत वैसी बन जाती है तो आप खेल सकते हो फिर उसके ऊपर 10-20% इंक्रीज यू कैन डू एनी डे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव कन्फाइंड रिसोर्सेज सिंस स्टूडेंट हैव ओनली 1 year, तो इट्स बेटर नॉट टू रीड 10 different books but to read 1 book 10 times, it will give more yield। तो हम बच्चों को वर्टिकली पहुंचाते हैं इन्फॉर्मेशन तक, जिससे अगर कोई स्टूडेंट एक चीज़ पढ़ रहा है तो उसकी तह तक पहुंच जाए, और उसी चीज़ को बहुत ज़्यादा अगर वो प्रोडक्टिवली यूज़ करेगा तो उसका रिजल्ट उसको दिखाई देगा। मैं एक्चुअली इसी चीज़ पर आना चाह रही थी, आजकल ऑप्शंस ही इतने सारे हैं, Correct, इतनी yes। सारी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, तो बच्चों को किन किन सोर्सेज की तरफ जाना चाहिए, कितने सोर्सेज को वो फॉलो कर सकते हैं विदाउट गेटिंग ओवरवेल्म्ड? मैम जो आपने क्वेश्चन पूछा ना, एक्चुअली क्या यही क्वेश्चन बच्चा यूट्यूब पे सर्च करता है Yes, और उसको फिर हजारों वीडियो मिलते हैं। अच्छा। अब हजारों में से उसको चूज करना है कि कौन सा सही है, तो उसमें वो फंस जाता है उस ट्रैप में। ये चीज़ हम अच्छे से जानते हैं, तो हम बैचेस का करिकुलम इस तरीके से डिजाइन करते हैं, हमारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि बच्चे को कुछ एडिशनल करने की जरूरत नहीं है। सारा मटेरियल हम प्रोवाइड करते हैं, टेस्ट सीरीज हम दे रहे हैं, सब चीज़ें हम दे रहे हैं, जो मैम ने भी बताई, प्रैक्टिस शीट हम बना रहे हैं। तो हम टीचर्स हैं, हमें एक्सपीरियंस है, हम बेहतर जानते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको करवाने हैं। अगर बच्चा खुद से ये डिसाइड करने चला जाएगा ना, तो उसको अगर जैसे मान लो वो आपसे पूछेगा, आप बोलोगे ये बुक कर लो, सर से पूछेगा, सर बोलेंगे ये बुक कर लो, मैम से पूछेगा ये बुक कर लो, तो डिफरेंट बुक्स हो जाएंगी, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। तो उन्हीं सब जो अच्छी अच्छी बुक्स चलती हैं मार्केट से, उन्हीं से ही हम लोगों ने कंटेंट निकाल करके जो आपके लिए रेलेवेंट है वो बना रखा है। अगर उतना कर लेंगे तो काम हो जाएगा आपका। तो मैं वही जानना चाहती कि राइट मटेरियल और राइट टीचर वो बच्चा कैसे चूज करे? खैर मैम, पीडब्ल्यू में पढ़ाने वाले सारे टीचर्स बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, नो डाउट, उसके एग्जांपल्स बच्चों के पास हैं। लेकिन जैसे कि हमारे पास भी बच्चों के पास बैच के अंदर सिर्फ यकीन में ही ऑप्शंस है, 2 टीचर्स के ऑप्शन होते हैं। अच्छा। तो हमारे पास डेमो लेक्चर्स भी होते हैं, और बच्चे के पास हम तो कहते हैं कि आप पहले 1-2 लेक्चर्स देख लो, कि आप इनसे भी पढ़ के देख लो, इनसे भी पढ़ के देखो। और सब लोग मैम अपना बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। एज अ टीचर मुझे लगता है कि हर टीचर यही कोशिश करता है कि बच्चे का सिलेक्शन हो जाए। मैम मतलब बच्चे का फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, वेवलेंथ सब मिल जानी चाहिए टीचर के साथ। एंड वंस दैट इज सेट, बिल्कुल, प्लीज डू नॉट डेविएट योरसेल्फ। बिल्कुल करेक्ट, एंड वी ऑलवेज टेल स्टूडेंट्स कि यू शुड हैव फेथ ऑन योरसेल्फ बट यू शुड हैव ब्लाइंड फेथ ऑन योर टीचर्स। मतलब गुरु ने जो कहा उसको आंखें बंद करके फॉलो करना बिल्कुल जरूरी जरूरी होता है मैम है। लेकिन हम देखते हैं कि प्रिपरेशन का जो सबसे अहम हिस्सा होता है वो होता है प्रैक्टिस, राइट? तो प्रैक्टिस के लिए जैसे मॉक एग्जामिनेशंस वगैरह होते हैं, वो किसी एक स्टूडेंट को कब से स्टार्ट कर देने चाहिए? मैम मॉक टेस्ट तो लास्ट की बात होती है कि जब लास्ट में पेपर, जब सिलेबस का कंप्लीट हो जाता है पेपर के 20 दिन 25 दिन पहले। लेकिन जहाँ तक आपने प्रैक्टिस की बात की है, फिजिक्स केमिस्ट्री की बात बता रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि हम आपको डेली इतने प्रैक्टिस करा देते हैं। मान लो 20 स्लाइड हमारी थ्योरी की हैं, 50 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस हो रही है आपकी, और ये डेली चल रहा है, और ऊपर से आपको हम होमवर्क भी देते हैं, हम आपको प्रैक्टिस शीट भी देते हैं। तो ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 5000 से ज़्यादा सवाल हम लोग करा लेते हैं। करेक्ट, और वो मोर देन इनफ है मैम। 45 क्वेश्चंस के लिए 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन हो गए आपके। अब ये तो हम ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, तो अभी तक हमने ऑफलाइन ही एक्सपीरियंस किया था कोविड से पहले तक। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में एक तो कितना फ़र्क है, और इन दोनों में मतलब
क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बताइए। मैम ऑनलाइन में डिसिप्लिन चाहिए आपको, मतलब बच्चे को चाहिए कि अगर वो खुद से पढ़ सकता है, सेल्फ डिसिप्लिन उसके अंदर है, तो ऑनलाइन बहुत बेस्ट है। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको थोड़ा सा पुश करना पड़ता है कि जाओ बैठो एक जगह, वहाँ पर बैठकर डाउट क्लियर करो, वहाँ पर बैठकर पढ़ाई करो। तो एक होता है कि 4-5 बच्चों का ग्रुप बन जाता है स्टडी के लिए, वो पढ़ते रहते हैं आपस में। तो इस टाइप की चीज़ें अगर करनी है तो आपके लिए ऑफलाइन बेस्ट है, जो बच्चा इस टाइप से कंफर्टेबल होता है। लेकिन अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन हो तो ऑनलाइन से बेस्ट ऑप्शन कुछ भी नहीं है। तो हम जैसे आपके यकीन जो है आपका यकीन 2.0, Yes. तो हम एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम जो है वो एक ड्रॉपर के लिए इनफ है? मतलब विल इट हेल्प हिम सक्सीड, या मतलब इस टाइप के बैच जो हैं उनके कौन से फीचर्स ऐसे हैं जो एक्चुअली हेल्प करते हैं स्टूडेंट की? मैम ये बैच तो ड्रॉपर का है ना, हम लोग ड्रॉपर के लिए लॉन्च करते हैं, बट इसमें 60-70% बच्चे ड्रॉपर होते हैं। अच्छा, इसमें 25% बच्चे 12th के भी होते हैं, इसमें 10% बच्चे 11th के भी होते हैं, क्योंकि हमें एडमिशन का कोई क्राइटेरिया तो है नहीं कि आप ड्रॉपर है तभी ले सकते हैं। तो इस बैच में ऐसा क्या खास है जो उनके जो है परफॉर्मेंस को हम इम्प्रूव लोग है ना करता है? अब बैच जब भी कभी भी एनरोल करते हो तो वहाँ पे हर चीज़ बहुत स्ट्रक्चर्ड है। आपको मालूम है कि आपका इस दिन पे ये क्लास होने वाला है, आपको शेड्यूल मालूम है, आपको मालूम है कि मुझे हर दिन ये डीपीपी मिलेगी, मुझे वो होमवर्क मिलेगा, मुझे वो सॉल्व करना है, या मेरी फोर्टनाइटली टेस्ट होंगे। तो जब आप थोड़ी सी प्लानिंग के साथ में करते हो, इनफैक्ट हमारे आप नॉर्मल लाइफ में भी देखो, अगर आप चीज़ों को प्लान करके करते हो तो आप बेटर एग्जीक्यूट कर पाते हो। अगर आप रैंडमली करते हो तो एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है। और मैम ये जो बैच है ना, ये अभी नहीं बना है, हम बात तो अभी 2026 की कर रहे हैं ना, ये बैच बहुत पुराना है, ये पहला बैच है पीडब्ल्यू का ड्रॉपर का, मतलब नीट का बैच। अच्छा, तो ये जो बैच ना धीमे धीमे बना है, कई चीज ना बिल्ड होती हैं, हाँ, तो बच्चों का भरोसा धीमे धीमे बढ़ता गया है। ये क्यों हुआ? क्योंकि लगातार इस वाले बैच से बच्चों ने सिलेक्शन दिए हैं और लगातार सिलेक्शन बढ़ते जा रहे हैं। और वो ऐसा इसलिए हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर जितना बच्चा मेहनत करने के लिए बैठा है ना, उससे डबल मेहनत टीचर करता है। उसको पता है कि यार अगर ये टीचर इतनी मेहनत कर रहा है तो मुझे भी करनी चाहिए। तो अब मैं ये जानना चाहती हूँ, अभी हमने यकीन और भरोसे की बात तो कर ली, लेकिन बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं क्योंकि प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती उनके पास। तो ड्रॉप ईयर में जो स्टूडेंट है उन्हें कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जिन्हें अवॉइड करना चाहिए, बी इट मेजर और माइनर? मैम बैच की शुरुआत बच्चा बहुत जोश और एनर्जी के साथ में करता है और उसको लगता है कि एक ही दिन में हम सब कुछ कर लेंगे। लेकिन बच्चा अक्सर गलती ये करता है कि शुरुआत तो बहुत जोश के साथ में करता है, बट इवेंचुअली वो वही सारी गलतियां रिपीट करता है। लेक्चर्स नहीं देखेगा, बैकलॉग्स हो जाएंगे, फिर हर सब्जेक्ट में वो पेन के साथ में वो बैच के अंदर बढ़ रहा होगा। टेस्ट नहीं देते हैं बच्चे क्योंकि उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होता है, तो उनको लगता है हमारे नंबर बहुत कम आएंगे। आपको अपने आप को अगर टेस्ट करना है, आपको एग्जाम्स देने पड़ेंगे। आप एग्जाम्स दोगे, आप मिस्टेक्स देखोगे, तभी आप अपनी इम्प्रूवमेंट कर पाओगे। तो आपको टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। टेस्ट से बच्चा भागता है पीछे। एक्चुअली क्या है मैम, ये साइंस है और साइंस में क्या होता है, हर चीज़ आपको एक नज़रिए से समझ नहीं आ सकती है। आप फिजिक्स को जैसे पढ़ रहे हैं वैसे आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते, केमिस्ट्री से पढ़ रहे हैं वैसे बायो नहीं पढ़ सकते। तो एक्चुअल में आपको ना डिफरेंट माइंडसेट के साथ जाना चाहिए। कई बच्चे क्या सोचते हैं कि अगर मैं आधे घंटे में बायो के उतने सवाल लगा लूँ, मेरे से फिजिक्स के उतने सवाल क्यों नहीं लग रहे, मेरे से फिजिकल केमिस्ट्री के उतने सवाल क्यों नहीं लग रहे। तो ये होता है, ये साइंस है, ये आराम आराम से समझ में आने वाली चीज़ है। कई चीज़ें ऐसी होंगी कि जो जल्दी आपको हिट कर जाएंगी दिमाग में कि हाँ चलो ये समझ में आ गया। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को ना भिड़ना पड़ेगा उसमें कि 10 मिनट में समझ नहीं आएगी, लेकिन वो 1 घंटे में जरूर समझ में आएगी। अभी किसी सब्जेक्ट में उसके अगर मान लो उसको मुश्किल लग रहा है तो उसको छोड़ देता है। उसको लगता है जिसमें मुझे अच्छा लग रहा है वही पढ़ता जाता हूँ। एक्चुअल में ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका जो सब्जेक्ट वीक है, जिसमें आप नहीं कर पा रहे हो, यू हैव टू गिव दैट सब्जेक्ट मोर टाइम। करेक्ट। राइट। तो मुझे अब ये बताइए कि इतने टाइम से आप लोग टीचिंग उसमें हैं, तो कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी तक आपको याद रहता है, आपके जहन में रहता है, एज एन एग्जाम्पल आप अपने बच्चों को बताते हो? एक्चुअल में जो बैच हमारा है वो काफ़ी अफोर्डेबल कॉस्ट पे मिलता है। तो कई ऐसे बच्चे होते हैं जो पैरेलली कुछ ना कुछ काम करते हुए पढ़ाई करते हैं। जैसे नोएडा का लास्ट एक बच्चा सेलेक्ट हुआ था, सन्नी कुमार, जो शाम को समोसे की रेडी लगाता था। वो एक्चुअल स्टोरी है, हम उसके घर गए हैं, उससे मिले हैं, और शाम को 4 से 8 बजे तक वो समोसे की रेडी लगाता था और फिर वो पढ़ाई करता था। उसका सिलेक्शन हो गया लास्ट ईयर। जैसे 2021 की बात कर रहा हूँ मैं, रूबी कुमारी, जो पहला सिलेक्शन हमारा हुआ था, क्रैश कोर्स हमने लाया था बैच, उससे ऑटो ड्राइवर थे, उनकी बेटी थी वो। और वो 2 साल से इसलिए नहीं पढ़ पा रही थी क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे ऑफलाइन जाने के। और जैसे ही ऑनलाइन हमारा आया कोविड के टाइम पे, वो उस बैच से पढ़ी और उसका सिलेक्शन हो गया। मेरे गांव के पास का बताता हूँ मैं जहाँ रहता हूँ, उसके पास में एक जगह है बांदा, तो वहाँ की बच्ची थी पूजा कुमारी। हाँ, पूजा कुमारी। तो उसका क्या है, सेकंड ड्रॉप था। उसके फादर नहीं थे। हाँ, यकीन 2 की बच्ची थी, उसके फादर नहीं थे। तो ये था कि फैमिली में बना कि अगर तेरा इस बार सिलेक्शन हुआ तो तेरी शादी करा देंगे।
लड़कियों के उसने साथ बहुत ये मेहनत बहुत की। दिक्कत हाँ, होती है। बिल्कुल, और उसने बहुत मेहनत की और अभी रायपुर में एम्स में। अरे वाह, Yes. बहुत एक ही स्टूडेंट का रेफरेंस ऐसे मैं देना बहुत सारे चाहूंगा बच्चे हैं मैं। लास्ट ईयर देयर वाज अ स्टूडेंट जिसका नाम शुभम है, अभी ही इज इन एम्स दिल्ली, ही इज परसुइंग हिज एमबीबीएस, अभी वो सेकंड ईयर में हो जाएगा। तो उसकी एक आंख जो है इज कम्प्लीटली ब्लाइंड विद वन आई, एंड सेकंड जो आई है इट इज 60 मतलब पार्शियली ब्लाइंड 60%। तो अभी उसका ऑपरेशन एम्स दिल्ली में हुआ है, तो उसकी एक आंख अब थोड़ी सी बेटर है, दूसरी आंख का कुछ नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली, बट ही स्टिल डूइंग हिज एमबीबीएस। सो वो भी हमारे यहाँ से पढ़ के सिलेक्ट हुआ था, एंड ही इज एन इंस्पिरेशन फॉर मैनी, क्योंकि जो मुझे लगता है कि खुली आंखों के साथ बच्चे नहीं कर पाए, वो उसने एक पार्शली काम करने वाली आंख से कर दिखाया। तो ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरीज हैं, एंड आई एम श्योर जो लोग हमें देख रहे हैं, जो बच्चे हमें देख रहे हैं, जो पेरेंट्स हमें देख रहे हैं, वो भी इन स्टोरीज से बहुत इंस्पायर होंगे। लेकिन अब मैं ये जानना चाहती हूँ, यू बीइंग टीचर्स, आप बच्चों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो अभी क्रॉस रोड्स पर हैं, अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ड्रॉप ईयर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या करें, और वो किस तरह से बिना रिग्रेट के अपने ड्रॉप ईयर को जो है वो एक सक्सेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैम, कभी भी कोई भी चीज़ चाहिए होता है ना, तो उसका वाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों चाहिए। ये जो बच्चे का कहानी हम सुन रहे हैं, समोसे बेचने वाले का, मोबाइल कवर बेचने वाले का, या गांव में रह रही है जिसके फादर नहीं है, तो उन लोगों के लाइफ में ना एक गोल होता है, बस उस गोल के अलावा लाइफ में कोई डिस्ट्रक्शन नहीं है। और अगर आपका वाई बहुत स्ट्रांग है और आपको लगता है कि आप कर पाएंगे, आपके अंदर थोड़ी कैपेबिलिटी भी है, आप मेहनत कर सकते हैं। मेहनत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं सब कह रहा हूँ कि जो इंटेलिजेंट है वही डॉक्टर बन सकता है। पेरेंट्स को भी थोड़ा ये समझना चाहिए कि आपको प्रेशर नहीं, सपोर्ट करना है उनका। अगर आप उनको सपोर्ट कर देंगे, उनके कंधे पे हाथ रख देंगे, भाई चल ट्राई कर, देखते हैं क्या होता है। तो पेरेंट्स को बच्चे का मतलब डेली उनसे बात करो बच्चे के साथ। कई बार क्या होता है, पेरेंट्स अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं, नहीं ध्यान रख पाते, बच्चा अलग डायरेक्शन में कुछ सोचने लगता है। तो पेरेंट्स को डेली बच्चे से अपने बात करनी चाहिए, कम से कम 5-10 मिनट तो पूछ लें कि क्या हुआ आज, क्या किया, ये सब। तो उससे बच्चे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि आत्म मूल्यांकन कर लो भाई। इफ़ यू आर एबल टू मेंटेन योर ज़ील, योर ग्रेट फॉर 21 डेज, यू आर मेड फॉर दिस थिंग। अगर आप सिर्फ सपना देख के 21 दिन भी नहीं दे पा रहे तो आप इस चीज़ के लिए नहीं बनो, तो बैक ऑफ। आपको इस फील्ड में बहुत पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप अभी से सोचते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप सोच के देखिए, आपको लाइफ लॉन्ग पढ़ना है। तो आपको अपनी पूरी लाइफ इसके लिए डेडिकेट करनी पड़ेगी। बट मैम, बहुत सारे लोग जेन्युइनली अंदर से करना चाहते हैं। और अगर आप जेन्युइनली अंदर से करना चाहते हो ना, तभी आप वो कर पाओगे एक्चुअल में। एग्जैक्टली, हार्श बट ट्रू। तो अब यहाँ पर जो है मैं चाहूँगी आप सभी का धन्यवाद कहना कि आप सब हमारे साथ यहाँ जुड़े, हमें नीट के बारे में इतने अच्छे से बताया, कैसे स्टूडेंट्स को प्रेप करना चाहिए उसके बारे में बताया, और पेरेंट्स को कैसे सपोर्ट करना चाहिए उस पर भी सलाह दी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। तो क्लियरली ड्रॉप ईयर सिर्फ एक एक्स्ट्रा साल नहीं है, इट्स अ टेस्ट ऑफ डिसिप्लिन, क्लैरिटी एंड माइंडसेट। सही स्ट्रैटेजी और राइट गाइडेंस और कंसिस्टेंट एफर्ट एक साथ, ये पूरा जो आपका साल है उसको गेम चेंजर बना सकते हैं। तो इसी के साथ इस एपिसोड में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।